जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग उसके साथ, हम लोगों के साथ हैं। और भी अपने साथियों को हमारे साथ जोड़िए ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिले, हम लोग और क्लासों को लेके आएँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग कुछ ही दिन बाद क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आएंगे। फ़िलहाल जो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट दिन है क्योंकि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आ सकते हैं, तो उनको मैं अब कल से मैं आप लोगों को कम से कम 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन जो है करवाने की कोशिश करूँगा। और उसमें जो क्वेश्चन अगर बच भी गए हैं एक आध दो, तो वो मैं आपके यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चीज़ों को शेयर करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं मूल विधि की क्लास लेके आ जाऊँगा। बहुत ही जल्दी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लग जाएगी आपकी, दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का साथ होना चाहिए हम लोगों के साथ बस। और हम लोग तो कुछ भी करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे हम लोग हमेशा रहेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, तो आप लोग भी हम लोगों का साथ दीजिए। फिलहाल आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? आज का चैप्टर हमारा है पैनक्रियाज। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैनक्रियाज। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है, अब देखिए जो अग्नाशय है, सबसे पहले इसके शेप के बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, सबसे पहले इसके शेप के बारे में जानिए। इसका शेप कैसा होता है? तो आप कहेंगे लीफ शेप्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है? लीफ शेप्ड होता है। लीफ शेप्ड मतलब होता है पत्ती नुमा संरचना। कैसा होता है? तो पत्ती नुमा संरचना होता है। ठीक है, पत्ती नुमा संरचना होता है। सर ये क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक कैसी ग्लैंड है? तो सर ये कैसी ग्लैंड है? तो आप कहेंगे सर ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, कैसी ग्लैंड है? तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और एक बात आप लोग को जानिए है कि ये जो मिश्रित ग्रंथि है, तो ये क्यों है मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्लैंड भी होता है और बाह्यस्रावी ग्लैंड भी होता है। तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? तो आप कहेंगे सर एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो ये जो होते हैं, क्या इनमें डक्ट पाया जाता है? क्या इनमें डक्ट पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा सर इनमें डक्ट नहीं पाया जाता। मतलब डक्ट मतलब क्या है? तो डक्ट का मतलब होता है वाहिका। क्या इसमें वाहिका पाया जाता है? तो इसमें वाहिका पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये पाइपलाइन सिस्टम नहीं होते हैं, ये पाइपलाइन सिस्टम नहीं होते हैं। ठीक है, क्या इनमें डक्ट पाया जाता है? क्या इनमें डक्ट पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि सर इनमें डक्ट पाया जाता है। मतलब क्या होता है डक्ट का मतलब? आप लोग फिर से में वाहिका,
ठीक है। तो इनमें पाइपलाइन सिस्टम होता है और इनमें पाइपलाइन सिस्टम नहीं होता। अब इनसे निकलता क्या है, तो इनसे निकलता है हार्मोन्स, ठीक है। इनमें क्या निकलता है, इनसे क्या निकलता है, तो इनसे निकलता है हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन निकलता है। और इनसे क्या निकलता है, तो इनसे निकलता है एंजाइम। इनसे क्या निकलता है, एंजाइम, एंजाइम निकलता है। देखिए एंजाइम की कहानी और हार्मोन की कहानी आप लोग समझिए। जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन होता है ये डायरेक्ट किस में मिल जाता है, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। और जो एंजाइम होता है ये डक्ट के द्वारा किसी ऑर्गन में जाकर मिलता है, ठीक है, ऑर्गन में जाकर मिलता है। ये जो हार्मोन्स है ये किसी हार्मोन्स है डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। एंजाइम जो है किसी पाइपलाइन के द्वारा डक्ट के द्वारा किस में जाता है, तो डक्ट के द्वारा ये डायरेक्ट किस में चला जाता है, ऑर्गन में चला जाता है। ये बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ खुलती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ खुलती है, अंग में खुलती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अंग में, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड में खुलती है। और जो एक्सोक्राइन है वो कहाँ खुलती है, तो आपको ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये किसी अंग में जाकर खुलती है। अब देखिए हार्मोन्स का काम क्या है, हार्मोन्स आपको एक्साइटेड करता है। एंजाइम क्या है, आपके डाइजेशन में सहायक है। एंजाइम क्या है, आपके डाइजेशन में सहायक है। ये एज अ कैटालिस्ट काम करता है और ये एज अ एक्साइटेड काम करता है, ठीक है, एक्साइटर के रूप में काम करता है, एक्साइटेड के होने के काम में आता है, ठीक है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई तो जल्दी से कहिए ऐसा समझ में आई। अब दूसरी चीज़ कि जो ये अमाशय है, अग्न्याशय है, ये कहाँ होता है, ठीक है। तो अग्न्याशय कहाँ पर स्थित होता है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंडर स्टमक, ठीक है, कहाँ होता है, अंडर स्टमक, मतलब अमाशय के नीचे। कहाँ पर होता है, तो अमाशय के नीचे। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, थोड़ा सा और छोटा ही बना दें, कोई बात नहीं होगी। ये इस प्रकार से होता है। ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, कलर कुछ दूसरा ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो ये बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से जो ये बन रहा है भाई, इस प्रकार से जो ये बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। आप देखिए यहीं पे हम लोग बनाते हैं कुछ बड़ी बड़ी कोशिका, ठीक है। तो चल नहीं रहा है मार्कर लाल कलर का, तो यहीं पे हम थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिका बना दे रहे हैं। ये जो आपको ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी आपकी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। क्या नाम है इसका, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। इसका नाम क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे द्वीपिकाओं को कहते हैं आइलेट्स, ठीक है। द्वीपिकाओं को क्या कहते हैं, तो आइलेट्स कहते हैं, ठीक है, आइलेट्स कहते हैं। बात आप लोग को समझ में आई है। इतनी चीज़ों को आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है, इतनी चीज़ों को आप लोगों को समझ लेनी है। ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस डक्ट को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये पैनक्रियाटिक डक्ट है
ठीक है। तो इससे जूसेस निकलते हैं, तो क्या निकलता है, देखिए लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इससे क्या निकलता है, जल्दी से आप लोग समझिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग समझिए कि इससे क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, इस बात को आपको समझनी है, ठीक, इस बात को आपको समझनी है कि इससे क्या निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा शेल, एक होती है आपकी बीटा शेल, और एक होती है आपकी गामा शेल। एक आपकी अल्फा सेल, आपकी बीटा सेल और आपकी गामा सेल। देखिए अल्फा सेल से क्या निकलता है, तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोगॉन, ठीक है, ग्लूकोगॉन क्या निकलता है, ग्लूकोगॉन। इससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है इंसुलिन, ठीक है, इससे क्या निकलता है, इस इंसुलिन। इससे क्या निकलता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इससे निकलता है ग्लूकोगॉन। इससे निकलता है आपका बीटा सेल से निकलता है क्या, इंसुलिन, और इससे निकलता है आपका पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को कौन सा हार्मोन्स बोला जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व कराते समय इसको क्वेश्चन में ज़रूर लेंगे और वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। अभी भी मैं बता सकता हूँ लेकिन आपको बताने वाला नहीं, क्योंकि आप लोगों का ये असाइनमेंट है और आप लोग असाइनमेंट करने में थोड़ा सा भी लापरवाही ना किया करिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में सुना होगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में आपने सुना। तो ग्लूकोज क्या है कि डायरेक्ट स्टोर्ड होता है, क्या होता है, डायरेक्ट स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होता है डायरेक्ट। तो आप कहेंगे डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है। कैसे स्टोर होता है सर ये, तो कैसे स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है लीवर में जाके। तो ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, ठीक है, क्या, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन मिलके क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज प्लस इंसुलिन मिलके बनाते हैं ग्लाइकोजन। क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। अब देखिए जो ये ग्लाइकोजन है, अब ये जो ग्लाइकोजन है यही स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन जो है यही स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है, क्या होता है, स्टोर्ड इन लीवर। तो ग्लूकोज इंसुलिन के साथ जब मिलता है, ग्लूकोज इंसुलिन के साथ जब मिलता है, या यूं कहें कि इंसुलिन जब ग्लूकोज में मिलता है तो ये बनाता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो जाता है लीवर में। किसके लिए, ऊर्जा देने के लिए बाद में, ठीक है, ऊर्जा देने के लिए बाद में। क्या ग्लूकोज डायरेक्ट स्टोर हो सकता है, तो ग्लूकोज डायरेक्ट स्टोर नहीं हो सकता है। अगर बात करें कि इंसुलिन की मात्रा, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसकी, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाए, इंसुलिन, ठीक है, किसकी मात्रा, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, तो क्या होगा
कि जो ये ग्लूकोज है क्या इसका स्टोर हो पाएगा, तो इसका स्टोर नहीं होगा। अगर इसका स्टोर नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो पानी के साथ ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पानी के साथ ये मिल जाएगा और पानी के साथ मिलकर आपके यूरिन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा किस में, यूरिन में। तो हिंदी में कहेंगे क्या, शर्करा की मात्रा यूरिन में, शर्करा की मात्रा यूरिन में अधिक हो जाएगी। ठीक है, शर्करा की मात्रा इंसुलिन में अधिक हो जाएगी, शर्करा की मात्रा यूरिन में अधिक हो जाएगी। सर शर्करा किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज की हिंदी क्या है, शर्करा। और जब आपको इसकी मात्रा अधिक हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, यूरिन में अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा, यूरिन की सांद्रता बढ़ जाएगी। और यूरिन की अगर सांद्रता बढ़ जाएगी या फिर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़, जिसका नाम क्या है, डायबिटीज़। और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है इसी को शुगर बोलते हैं, इसी को मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ में है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे, कि ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्लूकोज लीवर में स्टोर होता है। ठीक, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में किसके द्वारा बदला जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में किसके द्वारा बदला जाता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज ग्लाइकोजन इंसुलिन के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, इंसुलिन के द्वारा बदला जाता है। इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यूरिन में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी। दूसरा पूछेगा अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोगॉन निकलता है। ठीक है, ग्लूकोगॉन निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकोगॉन निकलता है। ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज इंसुलिन में मिलता है तब बनता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो आपका आंसर आ जाएगा सर इंसुलिन की खोज किसने की, वेटिंग ने की। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो वेटिंग ने की। ठीक है, गामा सेल से क्या निकलता है, तो पॉलीपेप्टाइड निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोग को समझ में आई तो जब ये स्टोर हो गया आपके लीवर में, ठीक है, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा था तो आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, या आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे, आप कोचिंग नहीं जा रहे थे, तो आपको एनर्जी का यूज जो है आपके शरीर में कम होता था। तो ये स्टोर हो गया कब के लिए, जब हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो ग्लाइकोजन जो है ये टूटेगा। तो किसके द्वारा टूटेगा, तो ग्लूकोगॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा, फिर से ग्लूकोज में। ठीक है, फिर से किस में तोड़ देगा, तो फिर से ग्लूकोज में तोड़ देगा। ये बात आप याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोगॉन तोड़ता है। कौन तोड़ता है, ग्लूकोगॉन तोड़ता है। इतनी सी बात आप लोगों को याद करके रखनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आप लोग बताइए क्या ग्लूकोगॉन का कार्य और इंसुलिन का कार्य आपको समझ में आया कि नहीं आया। ग्लूकोगॉन या और इंसुलिन का काम आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार बच्चा लोग क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए।
और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात आप लोग को बता दें हम कि अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन होता है और हम लोगों को मज़ा आता है, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। तो ठोको लाइक, तो ठोको लाइक जल्दी से। चलो अब अल्फ़ा सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, अल्फ़ा सेल की बात तो हो गई, अल्फ़ा सेल की बात तो हो गई। किसकी बात कर लेते हैं? गामा सेल की बात कर लेते हैं। हिंदी में सेल को कोशिका कहते हैं। अब इतना मत क्या कहते हैं? इतना मत गिरा देना कि अपना लेवल। इस तरह सेल का भी मतलब बता दो। तो सेल का मतलब क्या होता है? गामा होता है। तो अल्फ़ा सेल आर क्या होते हैं? हेल्पफुल, ठीक है। अल्फ़ा सेल और हेल्पफुल इन क्या होते हैं? हेल्पफुल इन पैनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन, ठीक है। क्या होते हैं ये क्या होते हैं? अग्न्याशयी रस के उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो क्या है? अग्न्याशयी रस के उत्पादन में क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। बात ये आपकी समझ में आ चुकी होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अग्न्याशयी रस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अग्न्याशयी रस के बारे में। तो सबसे पहले इसका पीएच क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए अग्न्याशयी रस है क्या? इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रिप्सिन। फिर क्या होता है? एमाइलेज, ठीक है। क्या होता है? एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? तो और होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, ठीक है। लाइपेज होता है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, और क्या होता है? लाइपेज होता है। देखिए जो अमाइलेज है ये डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन करता है किसका? तो डाइजेशन करता है किसका? कार्बो, ठीक है। कॉब्स का करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। किसका डाइजेशन करता है? तो ये पाचन करता है, पाचन करता है किसका? तो आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलो लाइपेज की बात कर लो भाई। किसकी बात कर लो? तो लाइपेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लाइपेज क्या करता है? ये डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन करता है किसका? तो ये डाइजेशन करता है फैट का, ठीक है। किस में बदल देता है फैट को? तो किस में बदल देता है फैट को? तो आप कहेंगे फैट को किस में बदल देता है? फैटी एसिड में, ठीक है। फैटी एसिड में, फैटी एसिड में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। तो आप लोगों ने पीएच मान अभी तक बता दिया होगा। तो पीएच मान कितना होता है? तो 7.9 से 7.8 तक होता है। सॉरी 7.9 से 8.1 तक होता है। 7.9 to 8.1 तक इसका पीएच मान होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड, चलिए हाँ,
एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड से बनता क्या है, तो एमिनो एसिड से बनता है पेप्टोन। क्या बनता है, पेप्टोन। और पेप्टोन से क्या बनता है, तो पेप्टोन से बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। देखिए एमिनो एसिड से क्या बना, पेप्टोन, पेप्टोन से क्या बनता है, प्रोटीन। फिर उल्टा देखो, उल्टा देखो, प्रोटीन से क्या बनता है, पेप्टोन, प्रोटीन से क्या बनता है, पेप्टोन। और पेप्टोन से क्या बनता है, तो पेप्टोन से बनता है एमिनो एसिड। देखिए अब प्रोटीन से पेप्टोन में कौन बदलता है, तो आप कहेंगे पेप्सिन। क्या कहेंगे आप, पेप्सिन। ठीक है, किस में होता है, पेप्सिन किस में होता है, तो आपका आंसर होगा जो पेप्सिन होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, सॉरी गैस्ट्रिक जूस में होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में होता है, किस में होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। और फिर अब अगर देखें पेप्टोन से एमिनो एसिड में कौन बदलता है, पेप्टोन से एमिनो एसिड में कौन बदलता है, तो आप कहेंगे ट्रिप्सिन। कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। किस में होता है, तो ये अग्न्याशयी रस में होता है। ट्रिप्सिन किस में होता है, तो अग्न्याशयी रस में होता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे क्या प्रोटीन से पेप्टोन में बदला, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ, तो नहीं हुआ, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ पार्शियल डाइजेशन। और फिर उसके बाद प्रोटीन से एमिनो एसिड में बदला, तो यहाँ पर हुआ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। तो अगर कहे पेप्सिन कंप्लीट डाइजेशन कराता है, तो ना, क्या कराता है भाई, पार्शियल डाइजेशन कराता है। अगर कहे पेप्टोन पेप्टोन जो है, सॉरी ट्रिप्सिन जो है कंप्लीट डाइजेशन कराता है, तो ट्रिप्सिन कंप्लीट डाइजेशन कराता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आप लोगों को ध्यान से जाननी होगी कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये तीनों का तीनों पाचन हो जाता है। यहाँ पे तीनों का तीनों क्या होता है, तीनों की तीनों का डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे, किसके द्वारा होता है तीनों का तीनों डाइजेशन, तो आप कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा तीनों का पाचन हो जाता है। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, तो पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्या, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्या बोला जाता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर पूर्ण पाचक रस जो होता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, वो क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्न्याशयी रस। ठीक है, अग्न्याशयी रस। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चीज़ों को आपको बता दिया। एक दो चीज़ और बची हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं उन दो चीज़ों को बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया मेरे द्वारा। अब अगर आपके कोई डाउट हैं, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपकी पहले डाउट बता दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर ये डाउट है, किससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा ऑफलाइन, और उसके बाद हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोगों के डाउट खत्म हो जाएंगे। चलिए, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बीच में घूम रहा था, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स बना के आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारा इतना साथ दे रहे हैं। ठीक है,
और भी लोगों को जोड़िए। बस इतना ही मुझे आप लोगों से चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोगों तक जोड़िए। और बाकी तो हम लोग पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए बैठे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। ठीक है, हम आप लोगों का सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। बस आप लोगों का साथ हो तो हम लोग क्या कर देंगे, सारी दुनिया को जीतेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज़ आप लोगों से मुझे चाहिए, वो आप लोगों का साथ। ठीक है, और अच्छे से साथ दीजिए। ये क्या कहते हैं, एक कोरम ना पूरा कीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो चलो ज़बरदस्ती देख लेते हैं। पढ़ने का मन है तो बेहतरीन से पढ़िए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ये वाला नहीं कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, हम इनसे ऑफलाइन भी पढ़े हैं तो लाओ पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। ठीक है, सिलेक्शन आप लोगों को लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं। एक टर्म्स आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, क्या है, इंडोल और स्केटोल। ठीक है, इंडोल और क्या होता है, एस्केटोल। ये एक सब्सटेंस है। क्या है, एक सब्सटेंस है, मतलब एक पदार्थ है। एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। ठीक है, ये किस में होता है, तो ये मनुष्य के वेस्टेज में होता है। ठीक है, किस में होता है, फाउंड इन वेस्टेज। किस में पाया जाता है, फाउंड इन वेस्टेज। ठीक है, फाउंड इन वेस्टेज, मल में पाया जाता है। ठीक है, और मल में पाया जाता है, इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण क्या आती है, बदबू आती है। ठीक है, इसी के कारण वेस्टेज में क्या आती है, बदबू आती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इंडोल और स्केटोल। ठीक है, इंडोल और स्केटोल, इसकी हिंदी तो हमें नहीं मालूम, शायद इसकी हिंदी भी यही होती है, लेकिन इसकी हिंदी हमें नहीं मालूम, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को इस पर कुछ बता नहीं रहा हूँ कि इसकी हिंदी ये क्या है। तो इंडोल और स्केटोल जो होता है, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है, किसमें पाया जाता है, फाउंड इन वेस्टेज, और बदबू आती। ठीक है, कल मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था कि सर क्या लीवर को डोनेट किया जा सकता है, क्या लीवर को डोनेट किया जा सकता है। तो अगर लीवर को डोनेट किया जा सकता है तो सर इसे क्या कहते हैं, तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो लीवर को डोनेट, ठीक है, लीवर को डोनेट किया जा सकता है, इस बात को आपको जानना है। तो लीवर को डोनेट किया जा सकता है, मैंने उस दिन आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाया था लीवर का। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया था लीवर का इस प्रकार से, और यहाँ पे एक लिगामेंट बताया था। इस लिगामेंट का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, लिगामेंट का आप क्या है, नाम क्या है, इसे आप जल्दी से कमेंट करिए। तो इस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफिरॉल लिगामेंट, और इस पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम होता है कुप्फर सेल। और जो इसकी कुप्फर सेल जो है वो भक्षण होती है का काम करती है, लेकिन इस पे कुछ और सेल पाए जाती हैं, इस पे कुछ और सेल पाए जाते हैं जिनका नाम है हेपेटोसाइट्स। ठीक है, जिनका नाम है हेपेटोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है, हेपेटोसाइट्स, क्या होता है सर, हेपेटोसाइट्स। ठीक है, जो हेपेटोसाइट्स होता है ये इनमें बहुत ही ज़्यादा पुनर्निर्माण का काम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ये स्वतः विकसित होने का गुण होता है, इसमें स्वतः विकसित होने का गुण होता है। ये बात आप लोग को जाननी है कि इनमें स्वतः विकसित होने का गुण है। जैसे मैं अपना लीवर, इतना लीवर काट के मैंने अपने पापा को डोनेट कर दिया। ठीक है, अपने पापा जी को डोनेट कर दिया, तो क्या होगा, कुछ समय बाद अगर ये हृदय क्या है, अगर ये हृदय क्या है, सॉरी हृदय नहीं, लीवर, अगर ये लीवर क्या है, स्वस्थ है, अगर ये लीवर स्वस्थ है तो कुछ ही दिनों में क्या होगा,
हेपेटोसाइट्स के कारण लीवर फिर से अपना स्ट्रक्चर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यस सर। ये क्या होता है लीवर क्या होता है, तो लीवर डोनेट किया जा सकता है और लीवर डोनेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेपेटेक्टोमी। ठीक है, क्या कहते हैं, हेपेटेक्टोमी। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में भी यही नाम है। ठीक है, क्या, हेपेटेक्टोमी। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं हेपेटेक्टोमी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, हेपेटेक्टोमी। तो हेपेटेक्टोमी के साथ साथ आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूर्णतया ख़त्म हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, पूर्णतया ख़त्म हो गया। अब इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो या कोई डाउट हो आपके मन में, तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट के आंसर मैं आप लोगों को कल की वीडियो में अच्छी तरीके से समझा के दे दूंगा। और कल से मैं आप लोगों को 1-2 दिन लगातार क्या करता हूं कि डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन हैं या जो आ सकते हैं, जो लगता है कि आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, तो ग्रुप डी से लेके IAS के लेवल तक के जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।